Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे बिहार स्पेशल मैराथन सेशन रहेगा ये अपने आप में. बाकी स्टेट वाले भी बिल्कुल देख सकते हैं बट हिंदी मीडियम के प्योर क्वेश्चंस होंगे क्योंकि वहाँ हिंदी मीडियम में ही पूछा जाता है. और जो कुछ मैंने प्रीवियस ईयर के थ्रू गो थ्रू होकर के देखा है कि जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में या जनरली भी जो सभी जगह कॉमन टॉपिक्स ही होते हैं जो आते हैं, कुछ अलग होते हैं, 2-4 क्वेश्चन. खैर वो सब एक अलग बात हुई. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद. बिल्कुल सभी को हाय हेलो गुड इवनिंग. और बताइए कैसा चल रहा है सब कुछ, कैसी चल रही है तैयारी? बहुत बढ़िया. रीट के लिए अच्छा, जितने भी लोग, सभी के लिए कॉमन रहेगा ये सेशन, चाहे आप केवीएस के लिए जा रहे हो, सीटेट के लिए जा रहे हो, कोई एमपीटेट हो, इसके अलावा जो भी एग्जाम्स आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं वो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और टॉपिक्स को साथ में डिस्कशन करेंगे. कुछ 60 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं आज. 60 क्वेश्चंस है ना, जैसे बीच में आजकल सेशन मिस हो जाते हैं तो सबकी भरपाई होनी चाहिए और एक बेहतर डिस्कशन भी रहेगा, एक फ्लो भी क्रिएट होगा बेहतर. एक मिनट रुको बस, मैं आप लोगों की देखती हूँ चैट और उसके बाद यहाँ आएंगे. लाइक शेयर इतने आप लोग कीजिएगा, ऐसे सुख की अनुभूति होती है लाइक शेयर करने से. खैर मजाक अलग हुआ. मैं एकदम बेहतर हूँ, एकदम बेहतर हूँ मैं, है ना. वो बाद में डिस्कशन करेंगे. टाइम यही रहेगा, 9 बजे रहेगा बिल्कुल टाइम, 9 o'clock. चलिए क्वेश्चंस पर आ जाइए. एक बार क्लियर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को, नहीं दिख रहा हो तो बताओ, थोड़ा सा और इसको जूम किया जाएगा, है ना. बिल्कुल. आप मेरी बात का आंसर क्यों नहीं करते? कीर्ति क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बहुत सारे लोगों की बात का आंसर नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए मतलब आई फील सॉरी, बट किया कुछ नहीं जा सकता. सभी को आंसर कर पाना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बट कोशिश रहती है कि जो कॉमन क्वेरीज हों उनको सॉल्व किया जा सके. सीटेट भर दिया है, बहुत बढ़िया प्रश्न. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से. 60 क्वेश्चंस को कम समय में डिस्कस करेंगे, टेस्ट की तरह इसको लीजिएगा. अगर आपने पहले पेडागोजी की वीडियोस देखे हैं तो आप आसानी से सारे टॉपिक्स को क्लियर कर जाएंगे. ठीक, जहां डाउट होगा वहां डिस्कशन होगा. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विकासात्मक. चलो इसको हल्का सा और जूम कर लेते हैं. एक मिनट रुको. हाँ ठीक है अभी. ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, यानी जो हिंदी मीडियम में बेशक है लेकिन मैं ट्रांसलेट करूंगी मेन मेन टर्म्स को. ठीक है, मीटअप 16 फरवरी को है, आप सभी आमंत्रित हैं. विकासात्मक मनोविज्ञान मतलब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में किस जीवन का आप अध्ययन करते हैं ये बताएंगे ऑप्शन में से देख करके. जन्म से, गर्भकाल से, जीवन पर्यंत या किशोरावस्था से. तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बेसिकली जन्म से बात करेगा यहां पर कि आप जीवन का अध्ययन करते हैं पूरा जन्म से और बाद तक. ठीक, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का सिद्धांत. आपको पता है मस्तकाधोमुखी है जो आपका सेफेलोकॉर्डल है, सर से पैर की तरफ जाना. निकट से दूर है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी आपका हार्ट पहले डेवलप होगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर बाहर की तरफ आपका डेवलपमेंट आएगा. हेड टू टो आप जानते हैं, सर से पैर की तरफ प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं इसको. ठीक, तो ये दोनों ही विकास, चेतना, विवृद्धि या संशोधन किससे जुड़े हुए हैं? तो ये विकास का क्रम है. विकास का क्रम यानी कि डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं. दोनों ही डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के अंडर आएंगे अगर हम सिंपली इसको समझना चाहें तो. आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन पर. थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, एक मिनट रुकिएगा और बड़ा कर लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, लड़के के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स. अब ये क्रोमोसोम्स पर बहुत बार जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है. लड़के के पैदा होने के लिए या होने के, एक मिनट रुको. हाँ, लड़के के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स. आपको पता है 26 पेयर्स हैं आपके, 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के और 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक, अगर हम बात करें कौन से क्रोमोसोम का जो पेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, XP होगा, XX होगा, XY होगा या CX होगा, तो आंसर सिंपल हो जाएगा हमारा क्या, XY. ठीक, जो 23वां गुणसूत्र है यानी 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो है क्या, वो बेसिकली डिसाइड करेगा कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, वो फीमेल होगा, मेल चाइल्ड होगा, जो भी होगा. ठीक, XX क्रोमोसोम क्या है? XX क्रोमोसोम आपका फीमेल चाइल्ड में होगा, मेल चाइल्ड में XY होगा और ये 23rd पेयर है जो सेक्स का निर्धारण करेगा. अदरवाइज बाकी के जो 22 हैं वो सेम होते हैं, माता पिता दोनों में, ऑटोजोम्स कहेंगे उनको. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। प्राकृतिक पर्यावरण यानी नेचुरल एनवायरनमेंट कह सकते हैं। तो क्या सम्मिलित होगा? जैव और अजैव, वंशानुक्रम, परिवार या पशु? बताएं एक बार। प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण परि प्लस आवरण, आप सभी ने कहीं ना कहीं जरूर ईवीएस में सीखा होगा, पढ़ा होगा, है ना, जो हमें चारों ओर से घेर के रखता है, ये कह सकते हैं। आसान भाषा में तेज करेंगे क्वेश्चंस, आंसर फटाफट दीजिएगा, ठीक, क्योंकि 60 क्वेश्चंस करेंगे। जैव और अजैव दोनों हो सकता है, बायोटिक और अबायोटिक दोनों हो सकता है। क्या? पर्यावरण, सभी चीजें शामिल हैं जो चारों तरफ से हमें घेर के रखे हुए हैं। फोर्थ का फर्स्ट हो जाएगा आंसर यहाँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन पर आएंगे। 60 होंगे टोटल। इनका जो एक इमेज की फॉर्म में या ये जो पीपीटी की या पीडीएफ की फॉर्म में मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी क्वेश्चन से, यदि पढ़ने हो आपको, बाद में रिवाइज करने हो तो, ठीक है। बुक्स बता दी जाएंगी, अभी जो चल रहा है उसको आंसर करने की कोशिश करो। बीच बीच में अगर इधर उधर के कमेंट आप लोग करते रहोगे, टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा, साथ में आप क्वेश्चन से भी भटक जाओगे। एक फ्लो बनना चाहिए। प्रदीप जी बता दिया है 16 फरवरी को मीटअप है, मैं डिटेल्स शेयर कर चुकी हूँ। वीडियो शेयर कीजिएगा और सॉरी सर्च कीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है ना। बेशक आप पढ़ ना पा रहे हो, बहुत बढ़िया साहिल मोंगा, धन्यवाद, है ना। बेशक आप पढ़ ना पाए हो ये क्वेश्चन, लेकिन समझेंगे बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है, यानी जो पर्सनैलिटी है उसके लिए जो एक रोड मैप तैयार होगा वो किस एक एज में होगा। पहला है गर्भकालीन अवस्था, यानी कि प्री नेटल स्टेज है, जब आप गर्भ में हैं। शैशवावस्था यानी कि जन्म के बाद के 2 वर्ष। बचपन अवस्था कह लीजिए, बाल्यावस्था कह लीजिए 6 से 12 वर्ष, जिसमें पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था यानी प्री और लेटर चाइल्डहुड दोनों आ जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कीजिएगा जरा। बहुत बढ़िया, थर्ड आंसर जो है सी है इसका, बचपन, या इसको हम चाइल्डहुड कहेंगे। जो चाइल्डहुड है वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए कह सकते हैं, व्यक्तित्व के विकास की नींव के लिए, या व्यक्तित्व की नींव के लिए जो आपकी पर्सनैलिटी फॉर्म होगी आगे जीवन भर, वो बाल्यावस्था में बहुत बड़ा उसका एक रोल प्ले ऑलरेडी हो चुका है ना। तो सोशलाइजेशन इस एज में अच्छे से होता है और बहुत सारी चीजें, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टाइम है आपकी लाइफ का, 6 से 12 वर्ष, ठीक है बात। आगे बढ़ जाएंगे इसी के साथ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें आपकी थिंकिंग स्किल्स यानी आपके सोचने का विकास शामिल है, आपकी रीजनिंग, आपका तर्क करना, आपका समस्या समाधान, आपकी इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, सारी चीजें आती है। संज्ञान यानी आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। कितनी अवस्थाओं में बांटा है उन्होंने, कितने स्टेजेस दिए हैं पियाजे ने, ठीक, बताएं एक बार। 3, 4, 2, 5, कितने? आपको बताया 4 स्टेजेस दिए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पियाजे ने, जिसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह देते हैं हम, ठीक है। तो 4 स्टेजेस हैं, और 4 स्टेजेस कौन सी हैं? SPCF से याद कराया हुआ है आपको, अगर आपने लेटेस्ट वाली वीडियो देखी होगी पियाजे की थ्योरी पर। SPCF मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, फिर है प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक 2 से 6 वर्ष, फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, लेटर चाइल्डहुड भी कह देते हैं उसको, फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल जो लास्ट है। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चंस कहेंगे साइमा खान, बट मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, कभी भी सारे टफ नहीं आते। एक बैलेंस्ड या बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो नॉर्मल टू एवरेज, बिल्कुल इजी टू एवरेज कह सकते हैं, मॉडरेट मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, डिफिकल्ट में बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, और ये बिल्कुल उसी तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कुछ ऐसा पर्सनल नहीं बनाए हैं, बट जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, उसी तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। इतने घंटे पढ़ना जरूरी है अजय त्यागी? अगर अभी से आप 2 घंटे भी दे रहे हैं डेली तो बहुत है, सीटेट की अगर मैं बात करूं। आगे बढ़ेंगे, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। कोशिश करो आंसर ही लिखो अभी चैट में ना, ध्यान भटकता है। और 9th क्वेश्चन पर बढ़ेंगे इसी के साथ। फटाफट से आंसर कीजिएगा। 9th क्वेश्चन है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। अनुकरण की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ इमिटेशन, ठीक, जिसकी बात बेंड्यूरा भी करते हैं, ठीक। इमिटेशन की प्रोसेस, नकल करना एक तरीके से कह लीजिए, अनुकरण। जो सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है, किस चीज का अनुकरण करेगा शिशु?
पहला है स्वर वर्णों का, व्यंजन वर्णों का, स्वर व व्यंजन वर्णों का, या शब्दों का? बताओ, एक बार आंसर करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। देखने में समस्या नहीं होगी मेरे ख्याल से, काफी मैंने जूम किया हुआ है। 9 बजे मिलेंगे डेली, बिल्कुल सीटेट के लिए बिल्कुल इक्वली हेल्पफुल है। और भी वीडियोस एक सीरीज अलग से शुरू कर देंगे, टेंशन क्यों लेते हो अभी तो। हाँ, 9th का ए, पता नहीं मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। आंसर होगा 4, बहुत बढ़िया। शब्दों का डायरेक्ट वो कॉपी करने की कोशिश करेगा, वो कितनी हद तक कर पाएगा ये एक डिफरेंट चीज है, बट शुरुआत में उसको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है अक्षर का, स्वर का, इसका उसका। आंसर होगा 4th। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मास्टर ग्रंथि, इस पर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका बिहार स्टेट टेट में। अगर आप बात करेंगे मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि जो है वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, यानी कि पीयूष ग्रंथि को कहेंगे। ठीक है, पीयूष ग्रंथि या फिर मास्टर ग्लैंड कहेंगे। ये बेसिकली ब्लड में हार्मोन्स को सीक्रेट करने का और भी बहुत सारे काम करती है, जो आपकी मास्टर ग्रंथि है। ठीक, आंसर होगा 4th, सिंपल आंसर है ये तो। इसीलिए मैं स्पीड से भी चल रही हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चंस कुछ आसान भी हैं तो जल्दी भी करेंगे, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस, कुछ कुछ दिन ऐसे होने चाहिए जब प्रैक्टिस हो बिल्कुल पेपर वाली। ठीक, कम समय में ज्यादा। संडे को सेशन होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। कुछ और क्वेश्चन आपके सामने हैं अभी। एक मिनट रुको। जैसे ही नई स्लाइड पर जाएंगे, 1-2 कमेंट पढ़ने के बाद चलेंगे, है ना। ये लो, थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक, अब अच्छे से देख पा रहे होंगे आप लोग। मतलब थर्ड नहीं है क्वेश्चन, तो हम बहुत सारे कर चुके हैं, टोटल मिलाकर के 60 है। नंबर पे मत जाइएगा, आगे पीछे होगा जरूर। थोड़ा फास्ट कर दीजिए हिमांशी, इफ पॉसिबल। बिल्कुल कर सकते हैं भावना, पॉसिबल तो मैं तो एक तरफ से करती हुई चली जाती हूँ, बट सभी पढ़ के आंसर कर पाए ये भी जरूरी है ना। तो 10th का आंसर करो, थर्ड पर आ जाओ। चलो फटाफट से आंसर करते हैं, भावना की बात मान लेते हैं। लड़का के पैदा होने की बात तो हम कर चुके हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की भी बात कर चुके हैं। निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित है? हाँ, ये क्वेश्चन है। मतलब लॉ ऑफ लर्निंग में, लॉज ऑफ लर्निंग में कौन सा एक चीज या कौन सा एक ऑप्शन आपका इंक्लूडेड है? 4 ऑप्शन देख करके बताएंगे। पहला है तत्परता, तत्परता यानी रेडीनेस। दूसरा है अभ्यास यानी एक्सरसाइज। तीसरा है खेल यानी गेम्स। और 4th है प्रभाव, यानी कि प्रभाव मतलब इफेक्ट जिसको हम कहेंगे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर आपका पता है, आपको थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम अच्छे से याद होंगे, जिसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, तत्परता यानी रेडीनेस, अगर आप तैयार नहीं है तो आपको कोई नहीं सिखा सकता, और प्रभाव का नियम, जिस चीज का प्रभाव पड़ेगा उसे सीखेंगे, अदरवाइज तो नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आंसर है खेल। खेल के नियम का कोई बात हमने नहीं पढ़ी है अभी तक तो। ठीक है, तो थर्ड होगा आंसर, 5th का सी होगा। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 11th क्वेश्चन पर चलेंगे, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा कराने थे तो मैंने भी थोड़ा शॉर्टकट अपनाया है आज। इलेवेंथ क्वेश्चन पर चलेंगे। अभी तो सबको दिख रहा होगा भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि ना दिख रहा हो। थोड़ा सा चश्मा लगा के देखो, नहीं तो। ठीक, 11th क्वेश्चन है, बालक की प्रथम पाठशाला यानी कि स्कूल, फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड क्या होगा? समाज यानी सोसाइटी, परिवार, गांव, विद्यालय, क्या? भाई बच्चे का पहला जो प्रथम प्राइमरी एजेंट है, सामाजिकरण का भी और किसका? पाठशाला भी। वैसे तो लोग कहते हैं कि पहला गुरु माँ, इसके अलावा अगर हम बात करें पाठशाला की, तो परिवार में ही आप शुरुआत जो है, नींव आपकी वो परिवार यानी फैमिली में ही आप जन्म ले रहे हैं। जैसा कि मैं कहती हूँ हमेशा मजाक में कि ऐसा नहीं होता कि भाई आपको परिवार में आपने जन्म लिया और पड़ोसियों के यहाँ दे आए या पड़ोस में कहीं छोड़ दिया, तो परिवार ही होगा बेसिकली जहां भी आप होंगे, चाहे वो आपका हो किसी और का हो, जहां भी आपको पालन पोषण हो रहा है, वो क्या सबसे पहले परिवार है। बाद में आप समाज को एक्सपोज किए जाते हैं, या गांव को, या स्कूल को, जो भी चीजें हैं। बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से आप लोग आंसर कर रहे हैं। 11th का 2, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है, यानी सोशल डेवलपमेंट किससे प्रभावित होगा, अफेक्ट होगा, ये बताना है यहाँ पर। पहला है विद्यालय यानी स्कूल से, दूसरा है सामाजिक आर्थिक स्तर से, यानी जो आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, परिवार से यानी विद्यालय मतलब परिवार यानी कि फैमिली, या इनमें से सभी। तो आप जानते हैं ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। भाई आप, सामाजिक विकास है क्या? सामाजिक विकास, सामाजिक विकास है जब आप समाज के नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके सीख रहे हैं, इंटरेक्शन करके, इंटरेक्ट करके, है ना, कुछ चीजें एसिमिलेट भी कर रहे हैं। तो आप परिवार में, विद्यालय में जाएंगे तब भी वहां लोग होंगे,
है ना, समाज तो है ही वहां, चाहे बच्चे हों, टीचर्स हों, एक्टिविटीज हों, तो लोगों से तो आप इंटरेक्ट कर ही रहे हैं। सामाजिक आर्थिक स्तर से बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है, लेवल्स जो बनाए हुए हैं सोसाइटी ने, भाई ये मिडिल क्लास है, ये लो मिडिल क्लास है, ये अपर क्लास है ना, तो ये भी अपने आप में प्रभावित करते हैं कि आपका सोशलाइजेशन कैसा होगा। हर एक सोसाइटी अलग अलग तरीके के नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके अपनाती है। फिर है परिवार, बिल्कुल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। 13th क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसके ऑप्शन आगे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक, निशा 9 बजे आइए डेली। सृजनात्मकता की पहचान होती है, यानी क्रिएटिविटी की पहचान कैसे होगी? क्रिएटिविटी आपको पता है, या सृजनात्मकता यानी कुछ नया सृजन करना, कुछ नया क्रिएटिव बनाना। इस पे एक वीडियो आपको कल भी मिलेगी, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, जो हर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आंसर देखते हैं एक बार, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा, सृजनात्मकता की पहचान होती है। ठीक, सृजनात्मकता की पहचान कैसे होती है, अब ये ऑप्शंस आप ध्यान में रखेंगे और मैं चेंज करूंगा। अगर मेरी स्पीड बहुत ही तेज है तो थोड़ा लिख के बता देना, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता जब मैं फ्लो में होती हूँ तो। ठीक, इंग्लिश में कल से करेंगे, कल बिहार स्टेट टेट है, तो कल से बाइलिंगुअल ही चलेगा सेशन जो होगा आपका। क्या हो गया, हैंग हो गया क्या भाई? हम्म हाँ, तो बात हो रही थी कि सृजनात्मकता की, कोई बात हो रही थी कि सृजनात्मकता को कैसे विकसित किया जा सकता है। ठीक, एक मिनट रुको। सृजनात्मकता की पहचान कैसे होती है, क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाउ विल यू पहचान, मतलब आइडेंटिफाई क्रिएटिविटी। ठीक, फटाफट से देख लेते हैं भाई, क्रिएटिविटी को आप कैसे पहचान पाएंगे, किस एक बात से। ठीक, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे ताकि सभी लोगों को दिख पाए। परफेक्ट स्पीड, बहुत बढ़िया। मैं 2-4 कमेंट्स देख लेती हूँ, जैसे ही स्लाइड आगे बढ़ाएंगे कुछ कुछ चीजें देखेंगे जरूर। बर्थडे मेरा नहीं है आज, ये कुछ लोग बेकार में परेशान होते रहते हैं, है ना। अब सारी चिंतन से कह रहे हैं आनंद, बात तो ठीक है आपकी, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं उत्कर्ष, मन करे लाइक करो, डिसलाइक करो, जो मन करे, जिसका जो जिसके अंदर जो है वो वही व्यक्त कर सकता है बाहर। ठीक, तो इस चीज के लिए परेशान मत हुआ करो, है ना, कभी कभी हो जाया करो। मजाक कर रही हूँ, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई हो जाए, क्या हो गया इसको? डिसलाइक कर, इसकी बात मन। हाँ, तो बात हो रही है कि भाई आप क्रिएटिविटी को कैसे पहचानेंगे, या किससे आप मान सकते हैं कि क्रिएटिविटी का एक उदाहरण है या जुड़ा हुआ कोई एलिमेंट है। चित्रकला यानी कि ड्राइंग से, पुराने व्यवहार जो पहले आप बिहेव करते थे जिस तरीके से, संगीत से, या नवीन परिणाम से। अब कई लोग कहेंगे संगीत से, यार आप क्रिएशन की बात नहीं चल रही। अब संगीत तो मुझे भी पसंद है सुनना, आपको भी होगा, बट हो सकता है बिल्कुल वो जियान था ना उसमें, डोरेमोन में, वैसा गाती हूं मैं, आप, है ना, तो जरूरी नहीं है कि आप उसमें क्रिएटिव भी हो। आंसर क्या है, नवीन परिणाम से। सृजनात्मकता का मतलब ये कुछ सृजन करना, कुछ नया बनाना। ठीक, तो क्रिएटिविटी की बात हो रही है, नवीन परिणाम, कुछ नया, कुछ न्यू, कुछ नोवेल, कुछ फ्लेक्सिबल, कुछ ओरिजिनल करना। ठीक, डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब दिशाओं में जाओगे तो कुछ नया सोचोगे, जो आप अपने आप हो, कुछ नए हो, आप ओरिजिनल हो आप, है ना। अगर कॉपी करने लग जाओगे तो वो फिर क्रिएटिविटी नहीं है। हम करके सीखते हैं, किसने कहा है? अब इस क्वेश्चन पर बहुत क्वेरीज आती थी मुझे कई बार, और मैं ठीक से देख नहीं पाई उससे, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा आप लोगों ने, है ना। हम करके सीखते हैं, किसने कहा है? अब यहाँ ऑप्शन आपके पास जॉन डुई है ही नहीं, जो हम जीवन भर से पढ़ते आ रहे हैं। जॉन डुई ने बात की है या सपोर्ट किया है लर्निंग बाय डूइंग को। उनकी एक थ्योरी है, एजुकेशनल थ्योरी, जिसमें उन्होंने ये बात की है लर्निंग बाय डूइंग की। बट यहाँ बात कथन की हो रही है। अगर आप बात करेंगे इसी तरीके से तो एसआर बॉन्ड की बात कहीं ना कहीं पैवलव भी कर रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में। पूरा बिहेवियरिज्म जो है कहीं ना कहीं स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करता रहता है, लेकिन थ्योराइज करने की बात आई तो हम थॉर्नडाइक के पास जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ कोट करने की बात करें तो फिर आंसर होगा सिम्पसन यहाँ। ठीक, तो दो अलग चीजें हैं, पूछा किस तरीके से है और कहाँ उसको यूज किया गया है। सेम विचार बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन परेशान है साइमा, बता दीजिए। ब्लॉक करने का ऑप्शन बहुत ही आसान होता है ना। 15th क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 15th क्वेश्चन पर बढ़ेंगे इसी के साथ। मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, किसी को देखने में समस्या है भाई। कल से ये समस्या देखने वाली दूर हो जाएगी, क्योंकि बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे तो वो टाइप करने ही पड़ते हैं। ये तो जुगाड़ है एक तरीके से, अपने आप से क्यों, अपनी मर्जी से क्यों चलता है भाई।
हाँ, तो देखो अपनी मर्जी चलानी है इस दुनिया में। 1 मिनट रुको। सही है। अब देख लो, ये है 15th क्वेश्चन आपके सामने, इससे बड़ा नहीं किया जाएगा क्योंकि अपनी मर्जी चलाने लगता है फिर। ठीक, 15th और 16th क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन कह रहा है समस्या बालक है, या समस्यात्मक कहेंगे, टाइपिंग में मिस्टेक है, समस्यात्मक बालक है। ठीक, प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राधा, बिल्कुल हेल्प की जाएगी सेल्फ स्टडी के लिए, प्लान बनाने में सेल्फ स्टडी हमेशा बेस्ट होती है। 15th का आंसर समस्यात्मक बालक, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला। बेसिकली प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड वो होता है जो अपने व्यवहार को, अपने विचारों को सकारात्मक दृष्टि ना दे पाए। अब इसका इंटेलिजेंस लेवल कितना भी हो चाहे, लेकिन अगर आप अपनी बिहेवियर को, अपने थॉट को सही डायरेक्शन नहीं दे पा रहे, डिस्ट्रक्टिव बन जा रहे हैं, मतलब वही माइंड आपका इंटेलेक्ट जो है वो क्या कर सकता है, आपको कुछ का कुछ बना सकता है, लेकिन आप ऑपोजिट हुए पड़े हैं उसके। ठीक, तो इसकी वजह से कुछ भी समस्या हो सकती है, फिर आप चोरी चकारी, झूठ बोलना, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो आंसर होगा इनमें से सभी, ये चारों ही क्या है, लक्षण हैं प्रॉब्लमेटिक बच्चे के। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सीटेट के लिए इक्वली हेल्पफुल है क्वेश्चंस। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ कहेंगे इसको, किस चीज पर डिपेंड करेगा। पहला है परिवार यानी कि फैमिली पर, विद्यालय पर, समुदाय पर, या इनमें से सभी पर। तो आपको पता है मेंटल हेल्थ, अगर स्कूल में टीचर अच्छा ना हो, आपकी जिंदगी तबाह हो सकती है, मतलब आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, परिवार बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, समुदाय बिल्कुल जिस सोसाइटी में आप रहते हैं। तो मेंटल हेल्थ का जो, मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ने की वजह वो सभी हो सकती है। ठीक है, सभी से प्रभाव पड़ सकता है। बाकी आगे बढ़ जाएंगे 17th क्वेश्चन पर। 1 मिनट, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। 17th क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। कोई समस्या हो रही हो देखने में? हाँ 60 क्वेश्चंस कर लेंगे, बहुत ज्यादा जल्दी में मत रहो, थोड़ा सुकून लाओ, है ना। कोई इतना जल्दी में जीवन जियोगे पता नहीं लगेगा कहाँ मर गए, मतलब मर नहीं गए, कहाँ चले गए, जिंदगी चली गई पूरी। आगे बढ़ते हैं, कब मर गए, हाँ कहाँ नहीं। आगे बढ़ेंगे। 17th क्वेश्चन है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प मतलब हैंडीक्राफ्ट एजुकेशन। ठीक, हैंडीक्राफ्ट्स आप किसको सिखाएंगे, ये बताइए एक बार फटाफट से। आंसर क्या होगा यहाँ पर, पिछड़े बालक को, सामान्य को, मंद को, या प्रखर को। तो आंसर हो जाएगा सिंपली सी ऑप्शन। जो रिटार्डेड बच्चे हैं उनको आप सिखाते हैं क्या, जनरल तौर पर हस्तशिल्प की शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने स्पेसिफाई किया नहीं है ऑप्शन में। मंद बुद्धि के साथ ही हम यहाँ जाएंगे, पिछड़े के साथ नहीं जाएंगे। बाकी आंसर बिल्कुल हो सकता है पिछड़े, तो इसको स्टार मार्क कर लेना। ऑप्शन जिस तरीके का हो उस तरीके से आप खेलेंगे। रिटार्डेड को हम सिखाते हैं हैंडीक्राफ्ट एजुकेशन, तो मंद बुद्धि जो है वो ऑब्वियसली यहाँ बेहतर ऑप्शन है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कल इसकी भी समस्या को दूर किया जाएगा, एक एक करके सबकी समस्याएं दूर होती हैं। चल जा भाई अपनी मर्जी। 21st क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। ये किसने कहा है, मतलब इंटेलिजेंस इज डिफाइंड बाय हेरिडिटी, या हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित है क्या बुद्धि आपकी। तो ये बात किसने कही होगी, या कौन इस बात से सहमत होगा, इसका आपको आंसर करना होगा फटाफट से। 4 ऑप्शंस हैं, गाल्टन है, गैसल है, टर्मन है, या डॉक्टर माथुर हैं। फटाफट से आंसर कीजिए। किसी मजे में दिक्कत हो रही है, आप बोर्ड पर हाथ फेरते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है, क्या दिमाग में परेशानी। क्वेश्चंस पढ़ लो, बेकार में क्यों ब्लॉक होने के चक्कर में रहते हो। कुछ भी नई चीज होती है टाइम लगता है सिमुलेट करने में, इतनी साइकोलॉजी तो आप लोग भी समझते हैं। खैर, हाँ, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, तो आंसर होगा गाल्टन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित है,
यानी मनुष्य का व्यवहार किससे प्रेरित है, इंस्पायर्ड है, अभिक्षमता से, कौशल से, अभिवृत्ति से। आंसर होगा बुद्धि। कई लोगों को सोना है क्योंकि कल एग्जाम है तो थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। जैसा आपका इंटेलेक्ट का लेवल होगा वैसा ही बिहेवियर जो है वो उससे प्रभावित होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति को संवाद करने की प्रक्रिया, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया यानी बात करने की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है, कम्युनिकेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। 23rd का बी हो जाएगा आंसर यहाँ सिंपल। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा तेजी से लेंगे अब। फटाफट से देखिएगा। ठीक, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, ये सब तो हो चुका है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, हाँ, निरीक्षण विधि में किया जाता है। भाई निरीक्षण विधि मतलब आपको जांचने की बात हो रही है तो अपने व्यवहार का अध्ययन, अपना अध्ययन, दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन या व्यवहार विश्लेषण। बताइएगा एक बार आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। तो निरीक्षण विधि में हम व्यवहार विश्लेषण करेंगे यानी कि बिहेवियर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे जांच करके। सभी को ऑल द बेस्ट, बिल्कुल पिनाकल। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अर्थ। व्यापक मतलब कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या है, स्कोलैस्टिक भी है और को स्कोलैस्टिक भी है, सह संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक दोनों हैं, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। मतलब दिमाग भी और उसके अलावा बाकी के आपके क्षेत्र जो हैं को करिकुलर दोनों। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20th क्वेश्चन की बात करेंगे। ट्वेंटियथ क्वेश्चन के दो ऑप्शन हैं। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? ब्रेल लिपि, ब्रेल लुइस ब्रेल ने दिया था इसको। ठीक, और ब्रेल लिपि का आप दृष्टिबाधित बच्चों के लिए इस्तेमाल करेंगे जो देख नहीं सकते, टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा 20th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको किस लिए पढ़नी चाहिए एज अ टीचर, बात हो रही है ये। तो आपको सिंपल पता है कि आप अपने मेथड्स को इफेक्टिव बना सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ के, कि साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को, मन के विज्ञान को अगर हम कहें, या व्यवहार के विज्ञान को अगर आज के टाइम पे कहें प्रेजेंट सिनेरियो में, तो आप किस तरीके से क्यों अध्ययन करें एज अ टीचर। ठीक, साइकोलॉजिस्ट तो बनना नहीं है आपको, क्या कर सकेंगे आप इसकी वजह से, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकेंगे, आपकी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव बन जाएगी, मजेदार बन जाएगी। ठीक है, सिंपल आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष, वास्तविक मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक, अगर मैं बात करूं मानसिक आयु यानी मेंटल एज, MA कहते हैं जिसको हम, कितनी है? 15 वर्ष है। आपको पता है IQ का फॉर्मूला क्या है? सिंपल, MA/CA × 100। ठीक बात। अब ये MA क्या है आपकी? 15 है, 15 वर्ष, CA है 12 वर्ष, 100 से आप कर देंगे गुणा, 1500 से 12 को काट लेंगे, 125 आ जाएगा सिंपल। ठीक, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही यहाँ पर। ठीक, बुद्धि लब्धि IQ पूछा है। IQ क्या है? IQ आपका इंटेलिजेंस कोशेंट है, जिसका फॉर्मूला स्टर्न ने, IQ संप्रत्य कॉन्सेप्ट जो है IQ का वो स्टर्न ने दिया। फॉर्मूला की अगर हम बात करें पूरा रिवाइज करके तो उसकी बात टर्मन ने की, लुइस टर्मन कहते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कई लोग जब ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं तो फ्लो खराब मत किया करो टेढ़े मेढ़े कमेंट करके ना, क्योंकि फिर ध्यान भटकता है भाई। वैसे भी बोर्ड नया है मुझे अभी। पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी सिलेबस की बात हो रही है। पाठ्यक्रम लिखे तो सिलेबस, पाठ्यचर्या लिखे तो करिकुलम, और करिकुलम का हिस्सा है सिलेबस आपका। ठीक है, तो पाठ्यक्रम होना चाहिए विद्यालय केंद्रित, छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए जो आपका पाठ्यक्रम है, बच्चे के लिए है सिस्टम, ना कि सिस्टम के लिए बच्चा है। ठीक, तो आंसर होगा बी ऑप्शन। क्लियरली बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। प्राथमिक शिक्षा मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें क्या चीज हेल्प करेगी। अब इसमें एक ऑप्शन है बच्चे का लोकतांत्रिकरण, दूसरा है सामाजिक
उसको बनाना है, उसका सामाजिकरण, तीसरा कुछ इसी तरह के 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर ए ही है, लोकतांत्रिकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, जिससे क्या होगा, बच्चों को एक्सप्रेस करने की आदत पड़े, उसकी बात को सुना जाए, उसको कहने के लिए अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए। तो ये जो इनिशियल एजुकेशन है बच्चे के जीवन की, उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा या मदद मिलेगी। तो आंसर इसका ए होगा। बाकी के ऑप्शंस को यहाँ अभी के लिए तो इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट पेज पर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम इसी के साथ। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब मैं कुछ कमेंट्स देख लेती हूँ। ये हैं बाकी के 4 ऑप्शन, बच्चे का सामाजिकरण, पाठ्यक्रम की समझ, और इनमें से सभी तो सभी नहीं होगा क्योंकि बचपन में जरूरी नहीं है कि आप पाठ्यक्रम की समझ सारी डेवलप हो जाए। ठीक है, अलग अलग स्टेज पर अलग अलग चीजें महत्वपूर्ण है उसकी लाइफ में। ठीक है, बात आगे बढ़ेंगे। ट्वेंटी एट्थ क्वेश्चन है ये, एक सेक्शन खत्म हो जाएगा 30 क्वेश्चंस का, भी 30 और बचेंगे। 28th क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि, यानी अगर आपको बच्चों को मोटिवेटेड रखना है तो सही तरीका क्या होगा, बताएं एक बार फटाफट से। नहीं, मेरा कोई जन्मदिन नहीं है आलोक, क्यों बेकार में दुखी हो, आंसर कर लो यहाँ देख के ना। बहुत बढ़िया, आप सभी के कमेंट्स में देख पा रही हूँ, दिखेगा क्लियर एक दिन। खैर, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि, प्रेरित मतलब कि आप रीइंफोर्स कर पा रहे हैं, या रीइंफोर्स भी कहना गलत होगा, यहाँ मोटिवेशन शब्द का इस्तेमाल होगा। ठीक, मोटिवेशन यहाँ बात हो रही है प्रेरित करने की, ना कि पुनर्बलित करने की। प्रेरित करने में आपका जगने से लेके, मतलब जगना मीन्स किसी चीज को स्टार्ट करना, उस पर को परस्यू करना और सक्सीड होना उस चीज में, ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। रीइंफोर्समेंट है आप किसी कार्य को बार बार बढ़ाने के लिए आप बीच बीच में दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है तो दंड नहीं देंगे, फटकारेंगे नहीं, है ना। प्रशंसा कर सकते हैं आप बच्चे को मोटिवेटेड रखने के लिए, आप कह सकते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं आप लोग, है ना। तो ये एक बात है। आगे बढ़ते हैं। तो ये मोटिवेशन या रीइंफोर्समेंट का काम किया है। इंग्लिश में कुछ ऑप्शंस को चेंज कर सकता है यदि इंग्लिश का पेपर हो तो, है ना। वी ऑल आर ग्रेट कमल। आगे बढ़ते हैं। 20, देखो आप लोग भी मेरे को मोटिवेट करते रहते हो। शिशु के प्रति सहानुभूति, ह्यूमंस है ना, प्रशंसा किसे नहीं पसंद। ठीक, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है। सहानुभूति यानी आप सेंसिटिव भी हैं, सहानुभूति बेसिकली सिंपैथी है एक तरीके की, प्यार दुलार एकदम अफेक्शन जो आप उसको दे रहे हैं, लव एंड अफेक्शन जिसको हम कहते हैं, इससे बच्चे में कौन सा एक इमोशन डेवलप होगा। यदि आप बच्चे को प्यार दे पा रहे हैं, उसको सिक्योरिटी दे पा रहे हैं, ठीक, तो भय आएगा उसके अंदर, डर, क्रोध यानी फियर आएगा, सॉरी एंगर आएगा, या फिर अनुराग, काइंड ऑफ प्रेम कह सकते हैं, आक्रामकता यानी अग्रेशन। भाई अगर आप बच्चे को समझ पा रहे हैं, उसके इमोशंस को समझ पा रहे हैं, तो उसके अंदर अनुराग आएगा, है ना। अनुराग ये वो वाला अनुराग नहीं है जो पहले कसौटी जिंदगी की आता था जब मैं बहुत छोटी थी, है ना। तो ये अनुराग जो है, ये काइंड ऑफ एम्पैथी कहना गलत होगा, बट काइंड ऑफ लव, ट्रस्ट की भावना उसके अंदर एक जागृत होगी। ठीक, एक पॉजिटिव इमोशन बनेगा। सी ऑप्शन, जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की भी बात करते हैं, कौन, एरिक एरिक्सन। ठीक है, बात आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। थर्टियथ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 30th क्वेश्चन आपके सामने, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। आंसर कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है कि सामान्य बुद्धि बालक जो है वो किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। ठीक, ये बताइए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओहो, कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा बाद में जो लोग देख रहे हैं। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस में डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ बहुत बार। ये वाला पेपर यहीं खत्म होता है। आगे वाली एक स्लाइड पर बढ़ते हैं फटाफट से। 30 क्वेश्चन और बचे हैं जिनको बहुत ही स्पीड से करेंगे क्योंकि कई लोगों को सोना भी है और 9:45 बज चुके हैं। ठीक है, फटाफट से चलते हैं। ज्यादा ही स्पीड हो रही हो तो बता दीजिएगा, मैं स्लो डाउन हो जाऊंगी, मुझे कहीं नहीं जाना है, पेपर आप ही देने जाएंगे कल। ठीक, जो बाकी के लोग देख रहे हैं जिनका एग्जाम नहीं है कल, वो लोग सिर्फ इस चीज के लिए, मतलब खुद को जांचने के लिए देखें, फटाफट से आंसर करने के लिए। ठीक है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डैश सहायता करता है। भाई जो मतलब सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज जो चल रहे हैं
उनको लेकर के उन बच्चों क्या क्या कौन सा एक तरीका आप अपनाएंगे जिससे उनकी प्रतिभा बाहर निकल करके आए, जो जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में। विभेदित निर्देश कहेंगे, स्व अधिगम कहेंगे, पाठ्यचर्या का विस्तार या संज्ञानात्मक वर्गीकरण। आंसर कीजिएगा फटाफट से। आपको ये बात बिल्कुल पता होगी, एक क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलता है लगभग, है ना। ये संज्ञानात्मक वर्गीकरण का मतलब है आपने क्लासिफाई कर दिया किसके बेसिस पर, कॉग्निशन के बेसिस पर, इंटेलिजेंस के बेसिस पर। तो ये गलत हो जाएगा। पाठ्यचर्या का विस्तार सब गलत है। यहाँ है आंसर विभेदित निर्देशन यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है? बच्चे के अनुसार या बच्चे की इंडिविजुअलिटी को, इंडिविजुअल डिफरेंस को आधार में रख करके, या जो समस्यात्मक या पिछड़ा हुआ भी बच्चा है, या स्पेशल एजुकेशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आप करिकुलम में परिवर्तन ला रहे हैं, उसके अनुसार कुछ इंस्ट्रक्शन में परिवर्तन ला रहे हैं। डिफरेंशिएटेड मतलब डिफरेंस ला रहे हैं इंस्ट्रक्शन में, किस चीज के लिए? ताकि बच्चे को हेल्प हो सके। इसलिए नहीं कि उसको कुछ स्पेशल एजुकेशन दे रहे हैं, बट नॉर्मल माहौल में भी उसके लिए कुछ स्पेशल चीजें आप कर सकें। ठीक है, आपका तो ठीक जिंदगी की देखा करते थे ऐसे, घर भर में नहीं चला लेते हैं ऐसे, बिल्कुल पूरा माहौल बन जाता है। मैंने बहुत टीवी देखा है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का समझ नहीं आता था मुझे, है ना, तब की बात है ये, बस हाँ नाम मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता था। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। भाई कौन सा वो मॉडल है, कौन सा वो वे है, कौन सा वो मेथड है लर्निंग का, जो आपकी सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को एक तरीके से डेवलप करने की बात करेगा। ठीक, आंसर कीजिएगा फटाफट से। भाई जो लोग नए जुड़े होंगे उनको समझने में दिक्कत बिल्कुल हो रही होगी आज, क्योंकि जिस स्पीड में मैं हूं वो नए लोगों के लिए अच्छी नहीं है, बट फिर भी सुनो, 2-4 दिन में समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा स्लो जब चलेंगे या थियरीज वगैरह को दोबारा से रिवाइज करेंगे जब। लाइक जरूर कीजिएगा अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो। रचनावादी मॉडल, बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है जो रचनावादी मॉडल है, कंस्ट्रक्टिविज्म जिसको हम कह रहे हैं, वहां बच्चों को आजादी है सोचने की, अपनी बात को अभिव्यक्त करने की, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी है। तो आंसर हो जाएगा 2 यानी सेकंड का फर्स्ट। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है अभी देख ही लेते हैं फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन है जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति यानी फीटस में अगर प्रॉब्लम आ जाती है, जब बच्चा गर्भ में है, की वजह से आई मानसिक मंदता, क्या आ गई? मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल स्लोनेस कह सकते हैं, वो आ गई, तो क्या होगा? इंग्लिश में क्वेश्चन कल से मिलेंगे। ये बिहार के लिए 2 ही सेशन लिए मैंने इंपॉर्टेंट, उसमें थोड़ा सा कुछ भी क्वेश्चन अगर इनके आ जाते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो हेल्पफुल ही रहेगा। ठीक है, मानसिक मंदता, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में अभी समय भी है, क्या कहलाएगी? पारिवारिक तो नहीं कह सकते इसको, जैविक भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमेशा से ये मदर के अंदर नहीं थी, ये किसी एक कारण की वजह से आई जो पर्यावरण में है। आकस्मिक मंदता नहीं कहेंगे इसको, चिकित्सा मंदता या मेडिकल प्रॉब्लम है एक तरीके की। आंसर होगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं? तो ये तो आपको सबको पता है, 4 हैं, अभी हमने डिस्कस भी की थी, SP CF। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक बालक की बुद्धि लब्धि 105 है, यानी उसका जो क्या कहेंगे IQ है वो 105 है एक बच्चे का। ठीक, IQ है 105। ठीक, बुद्धि लब्धि 105 है, क्या कहेंगे उसे? सामान्य से अधिक है? नहीं। श्रेष्ठ बुद्धि भी नहीं है, मंद भी नहीं है। ठीक, आंसर क्या है? सामान्य बुद्धि है, एवरेज या नॉर्मल बच्चा है, एवरेज इंटेलिजेंस है। किसका एवरेज का IQ क्या होगा? 90 से 110 के बीच में जितने भी लोग हैं वो सब एवरेज हैं, तो 105 है तो एवरेज है बच्चा। ठीक है, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग को आप कौन से डेवलपमेंट से जानते हैं? तो ये होगा नैतिक विकास। नैतिक यानी कि मॉरल डेवलपमेंट। जिनकी समस्याएं हैं किसी किसी क्वेश्चन को लेकर के, क्योंकि मैंने अभी देखा कोई कमेंट था, कमेंट्स में डाल दीजिएगा, है ना। कई बार क्या होता है, या तो आपने किसी बुक में गलत पढ़ा होता है, या कई बार हो सकता है इन रेयर केस के मैं कुछ फ्लो में गलत बोल जाऊं, बट वो रेयर ही चांसेस होते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर डिस्कशन किया जाता है जिम्मेदारी के साथ। बट फिर भी अगर कुछ उस तरीके का होता है तो मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल ओपन हूँ कि आप नीचे कॉमेंट में बता सकते हैं। लेकिन
कई बार ऐसा भी होता है कि या तो आपने इधर उधर से कुछ गड़बड़ पढ़ा है, या बुक्स हो या जो भी चीजें हैं, पता नहीं कहाँ, और या फिर आप उस चीज के पीछे की बात नहीं समझ पा रहे हैं, या हो सकता है कई बार आंसर की में भी एक दो क्वेश्चन होते हैं, तो उस चीज को डिस्कशन के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। और बहुत ही दुख की बात यह है कि मैं डायरेक्ट डिस्कशन आप लोगों से मिलकर नहीं कर पाती हूँ, अदरवाइज तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर डीप में तरीके से समझाया जाए, और जो मैंने टॉपिक वाले सेशंस में किए भी हुए हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एट्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा सीखना स्थायी होता है? ठीक, कौन सा सीखना स्थायी होता है? स्थायी मतलब कि परमानेंट कहेंगे उसको एक तरीके से। तो कौन सी चीज परमानेंट होगी, आपको भी अपने जीवन में याद होगा, जो सिर्फ सुन लेने से नहीं होगा, हो भी सकता है कि रह जाए कुछ दिमाग में रट कर, तो बिल्कुल रट्टाफिकेशन को हम बेहतर नॉलेज नहीं कहते, समझ कर, यानी कि जो चीज को आपने समझा है, जाना है या किया है तो सबसे ही अच्छा होता है। तो फिर ये आंसर होगा सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर यानी एब्स्ट्रैक्ट स्टेज, एब्स्ट्रैक्ट थॉट की स्टेज या एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर, देखो दो चीजें हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त वो जिसको आप टच कर सकते हो, ये जो पेन है इसको मैं टच कर सकती हूँ तो ये कॉन्क्रीट है, मूर्त है। लेकिन आइडिया, मेरे दिमाग में कोई आइडिया हो, है ना, कोई भी एक प्रॉब्लम हो, वो सब क्या है, अमूर्त है, उनको आप टच नहीं कर सकते, वो दिमाग में है, आइडियाज में है। तो अमूर्त की बात हो रही है, एब्स्ट्रैक्ट की बात हो रही है। कौन सा लेवल है जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर करने लगेंगे, चाहे वो साइंटिफिक चीजें हो, हायर मैथमेटिकल चीजें हो? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 16 वर्ष। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज लास्ट स्टेज है प्याजे की। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे फटाफट से इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सब तो हो चुका है। हाँ, निम्नलिखित में सभी संश्लेषण के उदाहरण हैं सिवाय। ठीक, बताएं एक बार। संश्लेषण है मतलब आपका, संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहेंगे यार, एक बार बताओ। एनालिसिस, विश्लेषण, संश्लेषण, आई थिंक सिंथेसिस कहेंगे। ठीक है, तो सिंथेसिस है यहाँ पर। संश्लेषण का मतलब, जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में भी हाईएस्ट लेवल पर है, अगर आज के हिसाब से देखें, रिवीजन या रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी के हिसाब से देखें तो। ठीक, पहला है आपके सामने संश्लेषण का एग्जाम्पल, भाषण देना, निबंध लिखना, प्रमेय सिद्ध करना या चित्र रंगना। तो भाई चित्र रंगने का मतलब है आप सिर्फ ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, ड्राइंग कर रहे हैं, या ड्राइंग भी छोड़ो, कलरिंग कर रहे हैं। ठीक, कलरिंग कर रहे हैं आप, तो ये कोई, इसमें आपने कुछ जोड़ करके कुछ नया क्रिएट नहीं किया। भाषण में आपने एक क्रिएटिविटी लगाई है, निबंध लिखा है, प्रमेय सिद्ध करना है, मतलब थियोरम को आप प्रूव करते हैं जब। ठीक, लेकिन यहाँ आपने कुछ जोड़ा नहीं है आइडियाज को चित्र रंगते समय, बस आपने अपनी कन्वर्जेंट थिंकिंग लगा करके फटाफट से रंग दिया। आंसर होगा यहाँ डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जिन्हें दिख नहीं रहा एक बार रिफ्रेश करके देखो, यहां से एकदम ठीक है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन कहेंगे, अगर लिखा होता है यहाँ पर असेसमेंट यानी कि आकलन, तो बात डिफरेंट हो जाती। ठीक है, आंसर देखिएगा एक बार। मूल्यांकन का उद्देश्य है यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्या सीखा है ये जानना, बच्चे के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण पास फेल को देखेंगे, कठिनाइयों को जानना, या उपरोक्त सभी। आंसर कीजिए फटाफट से, फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, अभी आप लोग जुड़े हुए हैं। 10th का ए, अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। कब तक चलेगा सेशन? सेशन अभी तो है 4 स्लाइड्स बाकी, है ना, अभी तो क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चंस में टाइम लगता है, कितना भी तेज करो। आंसर होगा बच्चा क्या सीखा है यह जानना। ठीक, आंसर होगा ए। अब क्यों नहीं होगा इसमें, कई लोग अब कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि पैडागॉजी है ना, यहाँ पर्सपेक्टिव मैटर करता है, कई बार आप पर्सपेक्टिव लगा करके उस चीज को गलत तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक, अब सिर्फ उत्तीर्ण पास फेल घोषित करना ये तो मूल्यांकन का उद्देश्य बिल्कुल नहीं हो सकता। बेशक आप पास फेल करें ये देखने के लिए, जज करने के लिए कि भाई कितना सीख लिया ये जाने, या किस जगह पर स्टैंड करेगा ये जाने, बट सिर्फ पास फेल करने के लिए आप मूल्यांकन का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ये है कि पास और फेल कर दो, नहीं। ठीक, पास और फेल करने का तो मतलब ऐसा हो गया कि जिसने 90% सीखा वो पास है, अदरवाइज तो सब फेल है, ये एक गलत तरीका होगा। बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना असेसमेंट का पार्ट है।
ठीक, या फिर अगर इन्होंने ऑप्शन बाकी के 3 पॉजिटिव दिए होते तब हम ऑल ऑफ दी अबव की तरफ चले जाते। क्वेश्चन की साइकी को समझिए थोड़ा सा, ठीक। इसलिए थर्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि बात मूल्यांकन उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है। अगर सिर्फ कठिनाइयों को जानना होता तो आप छोटे टेस्ट ले लीजिए ना, जान लीजिए, डायग्नोज कर लीजिए, फिर दूर कर लीजिए, ठीक। तो जजमेंट भी जरूरी है क्योंकि मूल्यांकन ये भी तो पता लगाएगा ना कितना सीखा और आगे प्रमोट करना है, कैसे करना है, क्या करना है। उपरोक्त सभी हो नहीं सकता क्योंकि बी ऑप्शन गलत है, तो ए ही ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो अब यही होता है कई बार, या तो बिल्कुल डीप में एक एक क्वेश्चन को तोड़ के रख दिया जाए, या फिर अगर इस तरीके से एक मैराथन सेशन हम ले रहे हैं तो उसमें स्पीड रहेगी, तो आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, या कहीं डाउट हो तो कमेंट करना पड़ेगा ताकि मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर पाऊं अगर कोई समस्या हुई हो तो। 11th क्वेश्चन पर चलते हैं। बालक का विकास परिणाम है, यानी डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट। तो वातावरण, वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी या एनवायरमेंट नहीं, आर्थिक कारकों का नहीं। सी ऑप्शन है भाई आपका जो डेवलपमेंट है वो किसका इंटरेक्शन है, किसका गुणनफल है, तो वो होगा डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, ठीक। आप कुछ भी नहीं, अपने वातावरण और आपकी आनुवंशिकता के की अन्योन्य क्रिया के बाहर, ठीक। आप देख लीजिए कोई भी कारक नहीं मिलेगा, या तो वातावरण से आपने कुछ सीखा है, आपने जीन से या जेनेटिक्स से उस चीज को एक्वायर किया, दोनों ने मिलकर के काम किया, तो आपका डेवलपमेंट हुआ सी ऑप्शन। आगे बढ़ जाएंगे इसी बात पर। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त क्यों है, या किस वजह से हम सीसीई की जो बात कर रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की, तो वो क्यों बेहतर है नॉर्मल बाकी के एग्जाम्स से, ठीक है, या टेस्ट लेने से सीसीई क्यों बेहतर है सतत एवं व्यापक। ठीक, पहला है सह संज्ञात्मक क्षेत्र यानी कि को करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एरिया की बात करेगा। संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट की बात करेगा। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है या उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल उपरोक्त सभी सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। सीसीई कॉम्प्रिहेंसिव एवं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन लगातार भी चल रहा है, आपके माइंड को भी, आपकी माइंड के अलावा जो बाकी के क्षेत्र हैं उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है, चाहे वो पेन पेपर के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। डी ऑप्शन। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। श्रवण बाधित मतलब जिनको सुनने में समस्या है, तो सांकेतिक भाषा बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज का। जो सुन नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि नहीं यूज होगी, देख तो सकते हैं, ब्रेल लिपि देख ना सकने वालों के लिए है, सिर्फ यंत्र नहीं, उपरोक्त सभी हो नहीं सकता। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं सांकेतिक भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ और क्वेश्चन है, कुछ चंद सवाल हैं जो भी हम जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, यानी कि क्रिएटिविटी को डेवलप करने में क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। भाषण, कहानी, खेल, लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो आंसर अगर हम यहां देखें तो आंसर खेल होगा। अब कई लोग कहेंगे गेम कैसे हो सकता है, भाई गेम में जो सबसे ज्यादा विकास है वो आपके फिजिकल और सोशल एस्पेक्ट का है, इवन कॉग्निटिव का भी है, बट बात हो रही है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, कुछ नया क्रिएट करने का ऑप्शन भाषण में भी है, कहानी लेखन में भी है, निर्माण संबंधी क्रियाओं में भी है। बी ऑप्शन यहाँ पर बेहतर ऑप्शन है, इसलिए आंसर बी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कुछ लोगों ने याद कर लिया, कुछ शब्द के ये पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं, ये खराब होता है, ये अच्छा होता है, जबकि ये चीज हर जगह लागू नहीं होती पेडागोजी में। आगे बढ़ेंगे 15th क्वेश्चन पर। 15th क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। जैसे सवाल पूछेगा, जैसे ऑप्शन होंगे हम वैसे जाएंगे। 15th क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बताओ एक बार फटाफट से। थर्स्टन नहीं होंगे, आंसर होगा स्पीयरमैन, चार्ल्स स्पीयरमैन। लास्ट सेशन में ही डिस्कस किया था, C+G+S फैक्टर की बात की है। इसको छोड़ के खैर बढ़ जाते हैं आगे, है ना। दो द्विकारक सिद्धांत जिसको हम कहते हैं टू फैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्पीयरमैन ने ही बात की है, जनरल और स्पेसिफिक एबिलिटी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बहुत ही तेजी के साथ, और कुछ 10 मिनट में हम सारे क्वेश्चंस को खत्म कर चुके होंगे, जिनको सोना हो वो जा करके सो पाएंगे, ठीक। शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किसके विकास में, तो फ्रॉबेल को जाना जाता है किसके लिए, किंडरगार्टन और आपके प्ले वे मेथड के लिए, खेल विधि के लिए। तो आंसर होगा किंडरगार्टन में उनका योगदान था, ठीक।
17वीं या 18वीं शताब्दी में इन्होंने इनको ओ ओ ओ ओ ओ अभी चल पा रहा होगा आई थिंक बफरिंग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ तो आंसर होगा किंडरगार्टन। बीच में रुक गई थी वीडियो, कोई बात नहीं। किंडरगार्टन या प्लेवे मेथड में उनका बहुत बड़ा योगदान था। किसका? फ्रेडरिक फ्रॉबेल का। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नाइनटीन्थ क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। चिड़िया के बारे में उसे पता था। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। ठीक, उसने पतंग को भी चिड़िया कहा। तो पिता ने कहा क्या? यह एक पतंग है। ठीक, यह एक पतंग है। ठीक, आंसर क्या होगा फटाफट से बता दो इसी बात पर। मैं एकदम अच्छे हूँ सुनील, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आंसर कीजिए एक बार फटाफट से। नहीं रुकी, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो इसी बात पे लाइक कीजिए। कोई तो कह रहा है, कीर्ति कह रही है आपके क्वेश्चन इजी हैं, मेरी सीडीपी अच्छी हो गई है। ये गलतफहमी हम जल्दी दूर करेंगे कुछ आने वाले सेशंस में। खैर मैं मजाक कर रही हूँ, आपकी सीडीपी भी अच्छी हो गई होगी और क्वेश्चंस भी कंपैरेटिवली इजी हैं। आप सेट में अगर हम बात करें, जिस तरीके से अगर 30 का सेट बनाएंगे तो हर तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़े। अगर आपकी नॉर्मल सीडीपी है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। आंसर कर दो इसी बात पर बहुत जल्दी। वस्तु का प्रेजेंटेशन नहीं है ये। ठीक, संरक्षण भी नहीं है, कंजर्वेशन भी नहीं है। बताओ एक बार। हाँ, आंसर यहाँ एसिमिलेशन ही होगा, क्योंकि बात अभी तक ये नहीं दिखाया ये सुधारण ने कि भाई ये कुछ परिवर्तन हो गया, पुरानी चीज में नई चीज का परिवर्तन हुआ। भी पिता ने कही है, बेटी ने कुछ समझा था। ठीक, तो आंसर यहाँ पर हम बेहतर जो लेकर के चलेंगे वो एसिमिलेशन लेकर के चलेंगे, या एसिमिलेशन भी कहना गलत होगा, सम्मिलन कहेंगे। ठीक, बाकी इंग्लिश में होता तो ऑप्शंस ज्यादा बेहतर क्लियर हो पाते। ठीक है, तो आंसर होगा बी, क्लैरिटी। क्योंकि लास्ट में क्लैरिटी नहीं दी है उन्होंने कि बात किसकी कर रहे हैं। यहाँ तो ये तो दिखाया नहीं कि भाई परिवर्तन हो गया, अब ये जो बच्ची ने चेंज किया तो इसको क्या कहेंगे, ये नहीं पूछा। नॉर्मल जो उसने एक्सप्रेस किया वो पूछा है, अगर क्वेश्चन को लिटरली लें तो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल कंडीशनिंग को किसने दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग आपको पता है, जिसको हम शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। पेवलव का कुत्ता याद होगा, डॉग है ना। 1904 में उन्हें वो भी मिला था। पेवलव कहाँ के थे जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन है ये क्यों वाले, दुखी ना हुई है। ठीक, आंसर होगा पेवलव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी कल डिस्कस करेंगे, हर पेपर में पूछे जाते हैं ये। फ्लेक्सिबिलिटी, एलेबोरेशन है ना, ये सारी जो चीजें हैं वो कल ही डिस्कस करेंगे। एक अलग से सीडीपी इन शॉर्ट वाली सीरीज है ना, उसमें डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। ठीक है, ये सारी बातें हो चुकी हैं। हाँ, 21st क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे। ओहो, 21st क्वेश्चन है आपका 21वां। निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। 4-5 चीजें हैं, अगर हम बात करें क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स में 4 चीजें आती हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अनुशासन इसमें नहीं आता, डिसिप्लिन नहीं आता, मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी यानी, और ये जो फ्लुएंसी है, धारा प्रवाहिता, ये भी आएगी, और फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी। ठीक, लेकिन डिसिप्लिन नहीं आता, तो ए ऑप्शन सही होगा, नॉट पूछा है। संकेत अधिगम के अंतर्गत जो साइन लर्निंग है टॉलमैन की, ठीक, जिसको परपोजिव बिहेवियरिज्म में डाला गया है। ठीक, हाँ, करिकुलम पर एक वीडियो बन जाएगी समीर। ठीक, पारंपरिक अनुकूलन कहेंगे, मनोविज्ञान, वातावरण या मनोदैहिक। तो ये मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के अंदर आप सीखते हैं। ठीक, और उसमें भी परपोजिव बिहेवियरिज्म के अंदर, ठीक, ये पारंपरिक अनुकूलन नहीं है कि भाई कोई ट्रेडिशनल एडेप्टेशन हो किसी चीज का। ही इज फ्रॉम जर्मनी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जर्मनी से नहीं थे आपके पेवलव। रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। रशिया से आपके ये भी हैं, वाइकॉस्की भी, पेवलव भी आई थिंक रशियन ही थे। नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, अभी मैं ज्यादा सोचने के मूड में नहीं हूँ। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ।
सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत को किसने दिया है? ट्रायल एंड एरर कहेंगे। ट्रायल मतलब आपने ट्राई किया, प्रयास किया, आपने गलती की और आप भूल गए उस जो वो पुरानी सारी चीजें जहां आपने गलती की उसको भूल गए और जो काम का था वो आपने सीख लिया। ये E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है, उन्होंने इस पर बात की। कनेक्शनिज्म पर भी बात की है। दीदी की 2 मिस्ड कॉल, कोई बात नहीं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। कुछ और क्वेश्चंस हैं, बस लास्ट के कुछ फ्यू क्वेश्चंस ही बाकी हैं। ठीक है, एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कितने एस्पेक्ट या कितने डोमेन्स हो सकते हैं? डोमेन हो सकते हैं सीखने के, रुचियों के, चरित्र के, बिल्कुल पर्सनैलिटी के बेसिस पर, कैरेक्टर के बेसिस पर, इंटरेस्ट के बेसिस पर, लर्निंग के बेसिस पर बच्चे अलग अलग हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकते हैं। आंसर होगा डी। आगे बढ़ेंगे। एक 13 वर्ष का बच्चा है, बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करता है, हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। ये विकास की कौन सी अवस्था में है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था? आंसर होगा किशोरावस्था, एडोलेसेंस, 12 साल के बाद, 12 to 18 में भी इवन आप एडोलेसेंट कह देते हैं एक बच्चे को जो अपने आप में जो हीरो वर्शिप कह लीजिए, है ना, एक इमेजिनरी ऑडियंस क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो बच्चा मतलब स्वयं को सेल्फ लव बहुत ज्यादा होता है और ये जो आंसर होगा इसलिए 13 वर्ष वाला वो किशोरावस्था होगा। भाई खुद को सही साबित करेंगे, जो दोस्त कहेंगे उनकी बात मानेंगे, है ना, और एक अग्रेशन, आक्रामकता भी होती है कई बार। ठीक, आगे आगे बढ़ेंगे 26th क्वेश्चन पर। ठीक, 26th क्वेश्चन पर। 26th क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, जो इनेट एबिलिटीज है उनको बेहतर तरीके से डेवलप करती है जो शिक्षा है इंसान के अंदर। स्वामी विवेकानंद का कोट रहेगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता जिसको हम कहते हैं? आंसर होगा यहाँ 4 ऑप्शंस में से ADHD। ठीक है, ये कोई लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है, ये प्रॉब्लम है अपने आप में एक। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ADHD का 4 ऑप्शंस कट चुके हैं तो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, आंसर की तरफ जा रहे हैं। नींद पूरी होनी चाहिए, सपने पूरे हो या ना हो, ये उल्टा है रियलिटी का। ठीक, ये किसका मन किया ब्लॉक करने का? क्यों बिना मतलब पूरे शब्द सुनना चाहते हो गलत कमेंट करके? आगे बढ़ते हैं। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, शारीरिक, फिजिकल और फंक्शनल कह सकते हैं, तो सिर से पैर की ओर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर नहीं, मध्य से बाहर की ओर, बाहर से मध्य की ओर, ये होगा आंसर। ठीक है, सेंट्रल टू पेरिफेरी और सर से पैर, वही हेड टू टो की बात जो हम करते हैं, और सेफल उसको, ये तो हो गया सेफेलोकॉर्डल और ये होगा प्रॉक्सिमोडिस्टल, मध्य से बाहर, सेंटर टू आउटवर्ड, मध्य से बाहर। ठीक, ये 2 इंपॉर्टेंट डायरेक्शन के प्रिंसिपल हैं, दिशा के प्रिंसिपल हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है, यानी कि सामाजिक अधिगम या सोशल लर्निंग कहां से प्रारंभ होगी? तो इसके ऑप्शंस नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे आपको, जिसकी तरफ हम बस लास्ट खत्म, अच्छा 1 मिनट, शायद लास्ट स्लाइड में है फिर। हाँ, तो सामाजिक अधिगम की शुरुआत की बात हो रही थी, तो ये संपर्क से होगा, बिना इंटरेक्शन के, बिना आप समाज में बात किए, लोगों को देखे, ऑब्जर्व किए, सोशल लर्निंग नहीं हो सकती, और ये बात बेंड्यूरा से भी जुड़ी हुई है। ठीक, डिस्कस कर चुके हैं हम चीजें, है ना, और बहुत सारे क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया है आज, बहुत ही सारे। इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता मैंने कभी 60 क्वेश्चंस को डिस्कस किया होगा जितनी स्पीड से आज किया है। मे बी मुझे लग रहा हूँ मैं बहुत तेजी में थी, है ना, तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं। खैर, इसको तो करते हैं खत्म, और मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब आपने किया हुआ होगा, ना किया हुआ हो तो कर लीजिएगा। कुछ सीखने सिखाने की बात हम करते रहते हैं। बीच में कंटिन्यूटी थोड़ी सी हो गई थी खराब, कल भी मेरी तबीयत थोड़ी सी हो गई थी खराब, एकदम से ठंड लगी बहुत ही तेजी से, और मेरी इच्छा थी नहीं कि आप लोगों को मैं कम्युनिटी टैब में ये लिखूँ कि मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई है, क्योंकि
पता नहीं, मतलब एक तो सिंपैथी और एक थोड़ा सा अजीब लगता है, आप लोग भी परेशान होते हैं, तो दैट्स व्हाई आई रोट अनअवॉइडेबल रीजंस। अचानक से ठंड लगी बहुत ज़्यादा, है ना, अदरवाइज मैंने पोस्ट डाली हुई थी, दिन में भी 2 वीडियो आई थी, तो उस चीज़ के लिए दुखी मत हुआ कीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहती है ये चीज़ पूरे मन से और खुशी के साथ हो रही है, अदरवाइज तो इतने वीडियोस फ्री में और वो सारी चीज़ें उस तरीके का, है ना, ये कोई इसके पीछे कोई हिडन मोटिव नहीं है, ये कुछ मन से करने की कोशिश है। तो उस चीज़ को लेकर के परेशान कई लोग हो जाते हैं, उनको नहीं होना चाहिए, ठीक है। खैर, अब किसी का कोई, हाँ, क्योंकि क्वेश्चंस किए हैं हमने 60, तो 60 क्वेश्चंस में, क्योंकि तेजी में 60 एमसीक्यूज, तेजी में अगर कोई भी चीज़ फ्लो में अगर एक आध क्वेश्चन इधर उधर हुआ हो आंसर में, है ना, लगा ना हो, जब रियल अगर डेटा हो तो कमेंट कीजिएगा, या दोबारा तो वीडियो देखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, इतनी बड़ी वीडियो है, ठीक। तो उस पर अगर कुछ भी डाउट होगा तो मैं रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश पूरी रहती है। आप में से कई लोग जो पहले से जुड़े हुए हैं वो भी रिप्लाई करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके डाउट सॉल्व नहीं होते, बस तरीका डिफरेंट है, ठीक है। और बता दीजिए फटाफट से, और वो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जरूर बताइएगा, भाषा नॉर्मल बच्चा कब बोलना शुरू कर देगा। सौरभ, बिल्कुल मैं ध्यान तो रख ही रही हूँ, बट फिर भी थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू हो गई है, तो उस चक्कर में रिकवर होने में कभी कभी मतलब बीच में बैक टू पवेलियन हो जाती हैं चीज़ें। सीटेट के लिए इक्वली हेल्पफुल है, सीटेट के लिए एक सीरीज अलग से चला देंगे। अभी वो जो सीडीपी इन शॉर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक। और बताइए। थोड़ा बहुत कोशिश है। चलिए कल मिलते हैं, हाँ, एमपी टेट के लिए सबके लिए इक्वली हेल्पफुल सेशन है, होपफुली आपको मदद मिल पाई होगी। कल मिलते हैं, गुड नाइट। आंखों में जलन होने लग गई लाइट से बहुत ज़्यादा। चलिए बाय बाय। डेली मिलेंगे, डेली पूरी कोशिश रहेगी कि 9 बजे आऊँ मैं, है ना, और दिन में भी एक सेशन मिले, केवीएस के लिए हेल्पफुल था। चलिए धन्यवाद आप सभी का।